हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बारे में। यह पार्ट 5th है, क्लास 15th है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। आपराधिक मामलों में जज के पास यह अधिकार है कि वह तय कर सके कि आरोपी के अधिकारों का हनन हुआ है कि नहीं। तो चलिए कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है, और वह कहता है कि कानून के सामने समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, रोजगार के मामलों में अवसर समानता, छुआछूत को समाप्त करना और खिताब को समाप्त करना शामिल है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। वह कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विधानसभा, संघ या सहकारी समितियां, आंदोलन, निवास और किसी भी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार जो है आपका, वह अनुच्छेद 23 से 24 में है। जबरन मजदूरी, बाल श्रम और मनुष्यों के तस्करी के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं है। चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लेख जो आपका 25 से 28 है, वो कहता है कि विवेक की स्वतंत्रता है और धर्म का मुक्त पेशा, अभ्यास और प्रचार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। पांचवा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। वो आता है आपके आर्टिकल 29 से 30 में। नागरिकों के किसी भी वर्ग के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि का संरक्षण बताता है। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद 32 से 35 में है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मौजूद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज इन ऑफिस। तो कब तक रहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 62 वर्ष के आयु के होने तक, टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो हाई कोर्ट का जो जज होता है वो 62 साल तक ही हाई कोर्ट का जज बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज की बात की जाए तो वो 65 साल तक उसके जज बने रह सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात की जाए तो कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जो 2 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश द प्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अबव द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला, गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ मामला जो हुआ था 1967 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हुआ था। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 था। इस मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच बनाई गई थी। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने सरकार को संविधान में संशोधन के लिए मजबूर कर दिया। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 तक संसद में संशोधन किया। इस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त कानून शब्द सहित संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है। तो क्या हुआ? गोलकनाथ के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा न्यायालय है? इन विच स्टेट्स देयर इज अ कॉमन कोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र व गोवा, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाली संसद द्वारा गोवा दमन और पुनर्संगठन अधिनियम 1987 के पारित होने के साथ बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जैसे केंद्र प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय बन गया। तो आपका जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट था वो 2
स्टेट्स जो कि आपका महाराष्ट्र और गोवा था, और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जो आपके दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली थे। इन चारों का साझा न्यायालय बन गया आपका बॉम्बे हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र व गोवा का जो साझा न्यायालय है वो बॉम्बे हाई कोर्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। तो कोर्ट में पहली महिला जस्टिस एम फातिमा बीवी की नियुक्ति 6 अक्टूबर 1989 में हुई थी। वर्तमान में इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी महिला न्यायाधीश हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अंडर दिस ट्रेल अ सिटीजन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का अधिकार देता है हर नागरिक को कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जब उन्हें लगे कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है, प्रोटेक्टर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया था? विच ऑफ द हाई जुडिशरी इन इंडिया इन 2009 डिक्लेयर्ड होमोसेक्सुअल रिलेशंस लीगल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1773 का विनियामक अधिनियम, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 के विनियमन अधिनियम ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 नियमित न्यायाधीश शामिल थे। सर एलियाह एमपी इसे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर एलियाह एमपी इसके न्यायाधीश बने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सी है? विच इज द लास्ट एपिलेट कोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, भारत की शीर्ष अदालत और अंतिम अपीलीय अदालत है और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका शीर्ष प्राधिकार हैं। उच्च न्यायालय राज्य के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित राज्यों में शीर्ष न्यायिक निकाय है। तो उच्च न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट, जो कि राज्यों का शीर्ष निकाय है, और उच्चतम न्यायालय क्या हो गया? देश का सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस नगेंद्र सिंह। तो महाराज श्री नगेंद्र सिंह इनको बोला जाता था, एक भारतीय वकील और प्रशासक थे जिन्होंने 1985 से 88 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारत के उन 4 न्यायाधीशों में से एक थे जो हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे। अन्य थे BN राव, RS पाठक भारत के 18वें न्यायाधीश और दलवीर भंडारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर इसका क्षेत्राधिकार है। हाई कोर्ट बिल्डिंग का डिजाइन बेल्जियम में क्लॉथ हॉल वाइपरीस पर आधारित है। कोर्ट में 72 की स्वीकृति जज संख्या है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? इन विच कंट्री द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम ओरिजिनेटेड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। 1803 का मेडिसन केस, जिसका फैसला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? हु इज़ द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो भारत गणराज्य में एक राज्यपाल राज्यों में से प्रत्येक का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और राष्ट्रपति की खुशी तक पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति जब तक खुश है उनसे तब तक गवर्नर रहते हैं, नहीं तो उनको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो राज्य विधान परिषद भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है जिनके पास द्विसदनात्मक राज्य विधायिका है। निचला सदन राज्य विधानसभा होने के नाते इसकी स्थापना भारत के संविधान अनुच्छेद 169 में परिभाषित की गई है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ बने थे? फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट्स इन 1956 हाउ मैनी स्टेट्स एंड एसोसिएशंस वेयर फॉर्म्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। 14 राज्य और 6 संघ बने थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं में एक बड़ा सुधार था। उन्हें भाषाई तर्ज पर आयोजित किया गया था। यह अधिनियम उसी समय लागू हुआ जब संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 चल रहा था, जिसने भारत के मौजूदा राज्यों के लिए संवैधानिक ढांचे और भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 3 और 4 के प्रावधानों के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित करने के लिए आवश्यकताओं का पुनर्गठन किया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश दिए। तो गाइज़, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।